हेलो एवरीवन। आई होप कि पिछले सेशन में आपने ध्यान दिया होगा और सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए होगे। यस, तो आंसर्स चेक कर लेना। मॉडल आंसर और मार्किंग स्कीम दी है मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। देखा जाए तो ये थियोरी और केस बेस्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा करके ये कॉन्सेप्चुअल है। एंड इसके जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपको आगे बहुत काम में आने वाले हैं। अगर आप केस बेस्ड क्वेश्चन का पूछो तो मैं बोलूँगी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूनिलैटरल पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछे, केस बेस्ड का तो मैंने आपको बता दिया। अगर थ्योरी क्वेश्चन वो पूछें तो वो पूछेंगे राइट द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, या फिर हाउ आर कॉन्ट्रैक्ट्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एनफोर्सिबिलिटी। तो फिर आपको सारे वो जो क्लासिफिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो वैलिडिटी के हिसाब से द कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लासिफाइड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड क्या होता है? वॉइड इज द ऑपोजिट ऑफ वैलिड। यस, हमने पढ़ा था पिछली बार। अब थोड़ा इसमें और डिटेल में जाते हैं। मैं आपको एक चार्ट लिखवा देती हूँ जो आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम पक्का कर देगा। आपको चाहिए तो आप मेरे साथ लिख सकते हो। सबसे पहले तो हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉइड। वॉइड का मीनिंग होता है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये वॉइड क्या होता है? इट इज द ऑपोजिट ऑफ वैलिड। वैलिड एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, वॉइड इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब वॉइड दो तरीके का हो सकता है। एक है वॉइड एब इनिशियो, या फिर सिंपली वॉइड। वॉइड एब इनिशियो एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब है वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब शुरू से ही वॉइड है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल किलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक्स ने वाई को 5 लाख रुपए दिए और वाई ने प्रॉमिस किया दैट आई विल किल जेड। एक्स और वाई स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दीज आर ऑल वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन जस्ट वॉइड का मतलब क्या होता है? जस्ट वॉइड का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड व्हेन एंटर्ड। तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया सब कुछ ठीक था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन बाद में जाकर कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो गया कि अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो बाद में जाकर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। लेट्स सी फॉर एग्जांपल ए प्रॉमिस्ड टू एक्सपोर्ट अनियंस टू बी। ठीक है, अब ए इंडिया में है, बी लेट्स से बांग्लादेश में। तो जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तभी तो सब वैलिड था। बाद में जाकर गवर्नमेंट ने एक बैन लगा दिया ऑन एक्सपोर्ट ऑफ अनियंस। बोला अनियंस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बैन लगा दिया, या अब तो अनियंस एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं किया जा सकता। दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ठीक है, तो contract was valid when entered, but later on due to certain circumstances it now cannot be enforced, the contract becomes void. अब ये है just void और दूसरा हमने पढ़ा void ab initio। दोनों में फर्क है। आप अगर क्लासिफिकेशन देखोगे ना तो सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया है void कॉन्ट्रैक्ट को और फिर बाद में एक्सप्लेन किया है void एग्रीमेंट को। यस, अब क्योंकि मैंने आपको यहां पर फर्क बता दिया है, अब आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि जब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करते, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है, तो ये किस चीज की बात कर रहे हैं? ये जस्ट वॉइड की बात कर रहे हैं। जस्ट वॉइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड व्हेन एंटर्ड बट लेटर ऑन कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ये इसकी बात कर रहे हैं। अब कई बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जब ये वॉइड है तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही क्यों? ऐसा नहीं है कि ये पहले से वॉइड था, ये पहले जब मैंने एंटर किया था ये तो वैलिड था, मुझे तो नहीं पता कि वॉइड होने वाला है।
तो जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब तो वैलिड था, तब तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ना। लेकिन बाद में जाकर कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर ही नहीं पा रहे हम, इसीलिए वो बन गया एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वॉइड अग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं देन दिस इज नथिंग बट वॉइड एब इनिशियो। ये तो शुरू से ही वॉइड है, इसीलिए तो हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है ये इंडिकेट करता है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट वॉइड एब इनिशियो। अब पढ़ लेते हैं। वॉइड का मतलब होता है दैट इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज नो लीगल इफेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, वॉइड मतलब इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट इज समथिंग विच हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नलिटी, नलिटी मतलब इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट ये तो कॉन्ट्रैक्ट रहा ही नहीं। अब डेफिनेशन जो दी है ना वो 2J में दिया, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर पहले वैलिड था लेकिन कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, जाएगा मतलब 2J। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ए प्रॉमिस टू एक्सपोर्ट अनियंस टू बी, इस एग्जांपल को अपने दिमाग में रखते हुए डेफिनेशन पढ़ो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था लेकिन जब बैन इम्पोज हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया। इस एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए अब डेफिनेशन पढ़ो। अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड था which ceases to be enforceable by law, cease का मतलब होता है stops, a contract मतलब वैलिड था which ceases to be enforceable by law, a contract which ceases to be enforceable by law वो क्या हो जाता है, becomes void। it becomes void। अच्छा, when does it become void, void कब हुआ, क्या है वो टाइम जब वो void हुआ, when it ceases to be enforceable। so this part actually talks about time, ये उस टाइम की बात करता है जब कॉन्ट्रैक्ट void हो जाता है। ठीक है, अब वापस पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड which ceases to be enforceable by law, क्या हो जाता है वो, void हो जाता है। when does it become void, when it ceases to be enforceable। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन को लर्न कर लेंगे। तो void वो कॉन्ट्रैक्ट होता है which is valid when entered लेकिन बाद में जाकर it becomes void due to certain circumstance। तो ये void agreement क्या होता है, ये void agreement मतलब ये तो शुरू से ही void है, it does not give rise to any legal consequence, it is unenforceable right from the beginning, शुरू से ही void है ये। It never matures into a contract, कितनी सही बात बोली है इन्होंने, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, तो शुरू से ही वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, इसमें वो एलिमेंट्स ही नहीं है। वॉइडेबल क्या होता है, चलो वॉइडेबल के लिए ना एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं हम, ये सारे चार्ट्स आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में काम आएंगे। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेट्स से दैट एक्स एक लोकल डॉन है, ठीक है, ही फोर्सेस वाई टू सेल हिज हाउस। ठीक है, एक्स एक लोकल डॉन है, उसने वाई को फोर्स किया कि तू तेरा घर मुझे बेच, फोर्स किया, धमकी दी, फिजिकल फोर्स यूज किया, दिस इज नथिंग बट कोवर्जन। ठीक है, फिजिकल फोर्स यूज किया, दिस इज नथिंग बट कोवर्जन। अच्छा, तो एक्स ने वाई को फोर्स किया और उसको उससे उसका घर ले लिया। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिखाने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंसीडरेशन तो दिखानी पड़ेगी ना, तो इसने बस दिखाने के लिए हाउस खरीद लिया फॉर ₹2 लाख, लेकिन वो कॉस्ट था हाउस का 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, लेकिन वाई ने एक्स ने उसको डरा धमका के 2 लाख में ले लिया, दिस इज कोवर्जन। अब ये केस में दुखी पार्टी कौन है, दुखी पार्टी, दुखी पार्टी वाई, ऑल्सो नोन एज द अग्रीव्ड पार्टी। क्या बोलते हैं उसे, अग्रीव्ड पार्टी। जो दुखी पार्टी है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसके पास 2 ऑप्शंस है, कीप क्वाइट, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड। वाई सोचता है छोड़, घर गया तो गया, जान तो बची, ही कीप्स इट एज वैलिड। लेकिन वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अरे यार ये मैंने क्या किया, डर के मारे मैंने घर दे दिया उसको, मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए था, ये मैंने क्या कर लिया। बाद में जाकर वो कोर्ट में बोलता है भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे जबरदस्ती ये घर बेचना पड़ा था, मेरे पे कोवर्जन यूज हुआ था। सो ही विल गो टू द कोर्ट, ही विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। कैंसिल का एक अच्छा वर्ड होता है रिसेंड।
रिसेंड बोलो या फिर आप रेप्यूडिएट बोलो। दोनों का मीनिंग होता है टू कैंसिल। ठीक है, तो वो कोर्ट में चला जाता है, वो प्रूव करते कि देखो जज, क्या मैं मेरा 2 करोड़ का हाउस सिर्फ 2 लाख में बेचूंगा, मुझे फोर्स किया गया था। वो प्रूव कर देता है कि उसके ऊपर कोवर्जन यूज हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा लेता है और उसको अपना घर मिल जाता है। घर मिल गया ना, तो अब ये 2 लाख का क्या करे, वो भी रख ले? नहीं भाई, ऐसे नहीं कर सकते, घर भी रख लो पैसे भी रख लो। जो बेनिफिट है वो रिस्टोर करना पड़ेगा। द बेनिफिट शैल बी रिस्टोर, बेनिफिट को रिस्टोर करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। इसको डिस्कस किया है सेक्शन 64 में, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ वॉइडेबल। अच्छा, वॉइड का क्या था? 65। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा आपको। थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, दैट दीज ऑप्शंस, these options are available only and only with aggrieved party। ये जो ऑप्शंस की बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शंस है। ये जो कोवर्जन कर रहा है उसके पास ऑप्शन नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड until rescinded। until rescinded का मतलब होता है कि जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर देते, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। ऐसा ही तो किया हमने, पहले तो वैलिड ही था, आपने डिसाइड किया कि नहीं नहीं मुझे इसको वैलिड नहीं, मेरे को तो इसको कैंसिल करना है। सेल तो होगी थी ना, वैलिड तो ये था, जब तक आप इसको कैंसिल नहीं कर देते तब तक वैलिड ही रहेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, बेनिफिट विल बी रीस्टोर्ड। सो रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, ये डिस्कस किया है सेक्शन 64 में। ठीक है, अच्छा अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट, कैंसिलेशन का हमारे पास ऑप्शन है, मतलब ये 10-12 महीने के बाद भी जाके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता है। लॉ बोलता है हमने तुम्हें कैंसिलेशन की पावर दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी मर्जी कभी भी कैंसिल करवाओ। कैंसिलेशन मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। यस, रीजनेबल क्या है वो तो लॉ में डिफाइन ही नहीं किया है। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। सो कैंसिलेशन, इसको रिसेशन भी बोलते हैं, क्योंकि रिसेंड का रिसेशन। कैंसिलेशन या रिसेशन मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा? द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल in case of coercion, undue influence, fraud and misrepresentation। मैम आप कुछ भूल गए, मिस्टेक भी तो आता है। मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, मिस्टेक दोनों पार्टीज को कुछ बात समझने में गलती हो गई। अरे अगर गलती हो गई तो क्या वो वैलिड रखना पसंद करेंगे? क्या वो पॉसिबल है? नहीं है ना। तो अगर मिस्टेक है, दोनों की गलती है, अरे कॉन्ट्रैक्ट समझने में गलती हो गई, दोनों को गलती हो गई, सो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहा ही नहीं, वो तो वॉइड ही हो जाएगा ना। उसमें थोड़ी ना ऑप्शंस मिलेंगे, नहीं नहीं आप वैलिड कर लो कैंसिल कर लो। अरे समझने में गलती होगी, मैं क्यों इसको वैलिड रखूं? तो इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, लेकिन हाँ इनमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। यस, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कोवर्जन सेक्शन 19 में कवर्ड है, वॉइडेबल वाला। ठीक है, कैन आई राइट इट हियर? ओके, एक और पेज ही ऐड कर देती हूँ ना। When the consent is obtained by coercion, fraud, misrepresentation, then the contract is voidable। ये दिया है सेक्शन 19 में। और अगर
कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, लेकिन ये दिया हुआ है सेक्शन 19A में। मिस्टेक जो होती है, मिस्टेक जिसमें दोनों पार्टीज की मिस्टेक है, जिसको हम बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक, ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देता है और ये कवर्ड है सेक्शन 20 में। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे दैट यूनिलैटरल मिस्टेक is covered under section 22 and mistake of law is covered under section 21। ये सारा कुछ हम बाद में भी पढ़ने वाले, बट मुझे लगता है कि नहीं, जब आया है तभी भी उसको डिस्कस करो, बाद में भी डिस्कस करो, मल्टीपल टाइम्स करने से कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने आई होप लिख लिया होगा, नहीं है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। ये मैंने आपको एक छोटा सा टेबल भी बनाकर दे दिया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो उसकी क्या सिचुएशन हो। तो ये जो सारा वॉइडेबल वाला पार्ट था ना, वो उस चार्ट में अब कवर हो चुका है। एक बार देख लेते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब एक एग्रीमेंट है, उसको वैलिड रखना है या वॉइड करना है, एनफोर्स करना है या नहीं करना है, वो ऑप्शन अवेलेबल है बाय वन पार्टी। कौन सी पार्टी? अग्रीव्ड पार्टी। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट है, उसको एनफोर्स करे या ना करे, ये ऑप्शन अवेलेबल है विद द अग्रीव्ड पार्टी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अपनी मर्जी से नहीं हम वॉइडेबल कर सकते। वॉइडेबल ऑप्शन हम तभी सिलेक्ट करेंगे जब एक्ट में लिखा है। एक्ट बोलता है कि देखो, जब कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन है तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, तो हम तभी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकते हैं। मिस्टेक से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया है तो वो वॉइड होगा। अपनी मर्जी से आप वॉइडेबल सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल तभी मानोगे जब एक्ट में दिया है कि ये वॉइडेबल है। तो एक्ट ने अभी तक फिलहाल जितना हमको पता है बोला है कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, बस। इसके अलावा हम अपने मन से वॉइडेबल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, वॉइडेबल ऑप्शन नहीं लिखेंगे। जब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर देते तब तक तो वो वैलिड ही रहेगा। और कैंसिलेशन जो है दैट मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है। इलीगल क्या होता है? देखो, इलीगल का ना एक की वर्ड होता है फॉरबिड। अगर आपके क्वेश्चन में आपको फॉरबिड वर्ड दिखाई देता है, मतलब ये इलीगल की बात कर रहे हैं। इलीगल ऐसा होता है विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, ये लॉ के खिलाफ है। इलीगल है तो पनिशमेंट भी होगी इसमें आपको। अब एक छोटा सा हम और टेबल लिखते हैं। अगर मेरा मेन एग्रीमेंट वॉइड है तो जो उसको लग के कोलैटरल होता है ना, कोलैटरल का मतलब होता है एडिशनल। तो ये जो कोलैटरल एग्रीमेंट है, इट नीड नॉट बी वॉइड। नीड नॉट बी वॉइड मतलब ये वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी रह सकता है। लेकिन अगर मेरा मेन एग्रीमेंट इलीगल है ना, तो कोलैटरल तो पक्का पक्का वॉइड ही होगा, बिकॉज द कोलैटरल इज टेंटेड विद इलीगैलिटी। कोलैटरल पे भी इलीगैलिटी का दाग लग जाता है। कैसे? अब देखो, एक्स ने वाई को कहा कि मैं तुम्हें मेरी कार दूंगा 5 लाख में या 6 लाख में, ये अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो ये अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा क्योंकि इट इज अनसर्टन, ये वॉइड है। ठीक है। लेकिन इसका जो कोलैटरल है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक्स वाई को अपनी कार जो है वो बोलते हैं 5 लाख में दूंगा या 6 लाख में दूंगा, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। वाई ने जेड से लोन ले लिया 5 लाख का। अब ये जो मेन एग्रीमेंट है ये अनसर्टन होने की वजह से वॉइड हो गया, तो क्या इसका मतलब है कि वाई जेड को लोन रीपे ही ना करे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो वैलिड रहेगा ना, लोन तो रीपे करना ही पड़ेगा ना, तो रीपे करना ही पड़ेगा, वो वैलिड रहेगा। लेकिन अब इलीगल का अगर हम एग्जांपल ले, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। एक्स और वाई ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 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 1
गैम्बलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, ये लोग गैम्बल कर रहे हैं। अब इंडिया में गैम्बलिंग तो भाई इलीगल है। वाई हार गया, उसने पैसे आगे अपने डेट पे करने के लिए जेड से लोन ले लिया। अब जेड इज अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन, उसको पता है कि वो लोन क्यों दे रहा है। तो इन दिस केस जो कोलैटरल है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन उसको तो पता ही नहीं कि वो लोन क्यों दे रहा है, वाई ने झूठ बोला था, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन। सो इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इलीगल में कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो पहले तो वॉइड ही रहता है, अगर मेन इलीगल है तो कोलैटरल तो वॉइड रहेगा ही रहेगा। और अगर हमारी पार्टी इनोसेंट निकली तो फिर हम कोलैटरल को वैलिड कर सकते हैं। मैम तो यहां पर क्यों नहीं ऐसा लिखा है इट नीड नॉट बी वॉइड, ऐसा क्यों नहीं लिखा है नीड नॉट बी वॉइड? ऐसा इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि प्राइमा फेसी लॉ इसको वॉइड ही करेगा। आपको प्रूव करना चाहिए कि आप इनोसेंट हो, अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो वो वॉइड के साथ ही चलेगा। इसीलिए वॉइड लिखा है, क्योंकि प्राइमा फेसी मतलब तुरंत तुरंत तो वॉइड ही मानता है लॉ। आप प्रूव करो कि आप इनोसेंट हो, तब जाके हम इसको वैलिड करेंगे। ये लिखा आपने? कोलैटरल इज वॉइड प्रोवाइडेड द पार्टीज हैव नॉलेज, तो अगर उनको नॉलेज है तो वो वॉइड होगा कोलैटरल, अदरवाइज वैलिड हो सकता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एनफोर्सिएबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लासिफाइड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या फिर अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड मतलब सारे असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसमें, ये एनफोर्सिएबल है, इसमें सारे जो असेंशियल एलिमेंट्स थे वो प्रेजेंट है, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल क्या होता है? देखो वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट एक आधा लीगल फॉर्मेलिटी मिसिंग है, जैसे राइटिंग में होना चाहिए तो मैंने नहीं करवाया, अटेस्टेशन होनी चाहिए थी मैंने नहीं करवाई, तो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सिएबल है। मैंने राइटिंग करवा ली, मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, तो वो एनफोर्सिएबल हो जाएगा। सो वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स है, लेकिन एक लीगल फॉर्मेलिटी मिसिंग है, जैसे राइटिंग में होना चाहिए था नहीं किया, स्टैंपिंग चाहिए थी नहीं करवाई, रजिस्ट्रेशन चाहिए था नहीं करवाया, तो फिलहाल वो अनएनफोर्सिएबल है। लेकिन जैसे ही मैं ये टेक्निकल डिफेक्ट निकाल देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल हो जाता है। एक्स ने वाई को अपना हाउस सेल करने का प्रॉमिस किया, लेकिन इन्होंने एक ओरल अग्रीमेंट बनाई, अब क्या करें? ये तो अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो लॉ बोलता है राइटिंग में होना चाहिए, मैंने नहीं करवाया। अच्छा, एक्स ने वाई को गिफ्ट दिया, भैया गिफ्ट डीड भी राइटिंग में ही होनी चाहिए और रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, अगर इन लोग ओरल एग्रीमेंट बनाते हैं तो ये अनएनफोर्सिएबल है, क्योंकि लॉ हमको क्लियरली बोलता है कि अगर गिफ्ट है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट में बी आइदर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मतलब क्या? इट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, यहां पे लिख देती हूं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स आइदर ओरल और रिटन। यहां पर एक मजे की बात है दैट बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन वर्ड्स, ठीक है, ओरल या राइटिंग, लेकिन वर्ड्स होने चाहिए दोनों में। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड इन वर्ड्स स्पोकन और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट फिर से लिखेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ना दो तरीके के हो सकते हैं, एक है इम्प्लाइड बाय फैक्ट
और दूसरा है इम्प्लाइड बाय लॉ। इम्प्लाइड बाय फैक्ट का मतलब होता है कि वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। देखो, एक्सप्रेस में वर्ड्स वर यूज्ड, इम्प्लाइड में इट इज अंडरस्टूड, वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। इम्प्लाइड बाय फैक्ट का मीनिंग होता है कि वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द एक्शन ऑफ द पार्टीज, या फिर आप उसको बोलो कंडक्ट, या फिर बोल लो कि भाई फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से समझ में आ जाता है। इम्प्लाइड बाय लॉ क्या होता है फिर? इम्प्लाइड बाय लॉ का मतलब होता है कि पार्टीज नेवर इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, ये तो लॉ बोलता था भाई तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। दिस इज इम्पोज्ड बाय लॉ। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, एक्स बाय मिस्टेक लेफ्ट गुड्स, ओके, गलती से बाय मिस्टेक ही लेफ्ट गुड्स एट द हाउस ऑफ वाई इंस्टेड ऑफ जेड। अब वाई को वो रिटर्न करना चाहिए था, ये बंदा यूज कर लेता है, ही यूजेस। अब देखो, तुमने यूज किया है तो पे तो करना पड़ेगा। अब इनमें कोई ऑफर नहीं था, कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन तुमने यूज किया है तो पे तो करना ही पड़ेगा। दिस इज इम्प्लाइड बाय लॉ। अच्छा, इम्प्लाइड बाय लॉ को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज AKA, ऑल्सो नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। उनका कोई इंटेंशन ही नहीं था, लेकिन लॉ बोलते हुए सिचुएशन ऐसी आ गई, तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फाइंडर ऑफ गुड्स, वो भी एक एग्जांपल हो सकता है, फाइंडर ऑफ गुड्स। एक्स फाउंड द गुड्स बिलोंगिंग टू वाई, एक्स और वाई में अब एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि भाई तुम केयर टेक करो, तुम्हारी ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एंड फाइंड द ट्रू ओनर। मैम, इम्प्लाइड बाय फैक्ट के भी एग्जांपल्स चाहिए हमें, तो चलो वो भी डिस्कस करते हैं। वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम अवर एक्शन। अब बस is running on a fixed route। बस ले लो, ऑटो ले लो, या फिर टैक्सी ले लो, आपकी मर्जी। इट्स रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट। अब बस चल रही है, इट इज एन इम्प्लाइड ऑफर, मैं तो स्टेशन जा रही हूं, तुमको आना है तो बैठ जाओ। हम बैठ जाते हैं, दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कोई कुछ किसी से बात नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हम बस में बैठ गए, इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर यूजिंग योर सर्विसेज, वी विल पे फॉर इट, थैंक यू बोल के निकल नहीं सकते। इट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑटो में भी आपको पता है, ये जो लाइन खड़ी है, ये शेयर ऑटो की लाइन है, ये स्टेशन ही जाने वाली है, आप बैठ गए, उसने भी आपको स्टेशन पे छोड़ दिया, किसी ने कुछ बात ही नहीं की, इट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कूली आया, आपका लगेज उठा के स्टेशन के बाहर लेकर जाने लगा, आपने भी रोका नहीं। उसने जैसे ही उठाया, इट्स एन इम्प्लाइड ऑफर कि भाई मैं तो लेके जा रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, मेरे को पैसे देना। आपने भी रोका नहीं, आपने बोला ठीक है तेरे को पैसे दे दूंगा, इट्स अंडरस्टूड। ये जो आपने टैसिट पढ़ा ना, टैसिट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई सेपरेट क्लासिफिकेशन नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड फ्रॉम द फैक्ट्स, ये उसी का एक टाइप है, ये कोई अलग से क्लासिफिकेशन नहीं है। टैसिट का एक्चुअल मीनिंग होता है साइलेंस। मैम, यहाँ पे भी तो वर्ड्स आर नॉट यूज ना, एक्शन से ही तो पता चल रहा है। अच्छा, टैसिट आप तभी सिलेक्ट करोगे जब दो एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एक पहला एग्जाम्पल है ATM से कैश निकालना, और दूसरा एग्जाम्पल है सेल बाय फॉल ऑफ मेंबर। हम ATM से पैसे निकालने जाते हैं, क्या हम ATM से बातें करते हैं कितने पैसे देगा, कितने नोट है तेरे पास? एक्शन से ही पता चल जाता है, कार्ड डाला, पिन पंच किया, पैसे है तो आ जाएंगे। सेल बाय फॉल ऑफ हैमर जो ऑक्शन है, बिडर सिर्फ कार्ड रेज करता है, इट्स एन ऑफर, ऑक्शनर हैमर स्ट्राइक कर देता है, दैट्स एक्सेप्टेंस, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। हाँ, सिर्फ ये दो केसेस में हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज आप या तो इम्प्लाइड कर दो बाय फैक्ट या इम्प्लाइड बाय लॉ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा चार्ट, आप इसको कॉपी कर सकते हो। डन, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसके कीवर्ड्स क्या होंगे? इट इज मेड अदरवाइज देन वर्ड्स,
इट इज इनफर्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड है आपके एग्जाम में लिखने के लिए. इट इज इनफर्ड, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. तो वर्ड्स यूज नहीं किए हैं, कि वर्ड्स आर नॉट यूज्ड. कंडक्ट से पता चल जाता है, सर्कमस्टांसेस से पता चल जाता है. कभी कभार इट में बी इम्प्लाइड बाय लॉ, वो भी हो सकता है. पार्टीज नेवर इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉ बोलते भी तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया. टैसिट का मीनिंग होता है साइलेंस. एटीएम और फॉल ऑफ हैमर, ये दो केसेस में हम इसको लेंगे. ये कोई सेपरेट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इम्प्लाइड बाय फैक्ट का ही एक वेरिएंट है. अच्छा, लास्ट में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस. इसमें आ जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट या फिर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट या फिर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटेड का मतलब है एवरीथिंग इज ओवर, नथिंग रिमेन्स टू बी डन. जैसे एक्स ने वाई को गुड्स दे दिए, वाई ने पैसे भी दे दिए, दोनों ने अपना काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड है. When a contract has been completely performed, that is, both have fulfilled their obligation, it's an executed contract. कुछ करना बाकी नहीं, nothing remains to be done. फिर ये यूनिलैटरल क्या होता है? यूनी का मतलब होता है वन. दिस इज अ one-sided contract in which only one party has to fulfill his obligation. दूसरा अपना काम पहले ही कर चुका है. अब देखो ना, एक पास्ता ईटिंग कॉन्टेस्ट थी, ठीक है. हमने अनाउंस किया था कि जो भी सबसे पहले पास्ता खाएगा ना उसको 5,000 रुपए मिलेंगे. एक्स ने 20 मिनट में सारा पास्ता खत्म कर दिया. अब इसने अपना काम कर दिया, ये विनर है. तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि भाई ऑर्गेनाइजर्स इसको 5,000 रुपए दे दो. अब ये कॉन्ट्रैक्ट बना है. इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्गेनाइजर्स तो अपना काम करेंगे 5,000 देने का, लेकिन एक्स अपना काम खाने का वो तो पहले ही कर चुका है. कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा ना जब कोई जीतेगा, अदरवाइज उसके पहले किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए. इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्गेनाइजर्स का काम करना बाकी है, सिर्फ एक ही का काम करना बाकी, दूसरा अपना काम पहले ही कर चुका है. सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ one-sided contract in which after formation only one party has to fulfill its obligation. दूसरी पार्टी तो अपना काम पहले ही कर चुकी है. ये कोई सेपरेट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एग्जीक्यूटेड ही कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहां पर एक्स अपना काम कर चुका है. इसके मामले में वो एग्जीक्यूटेड है, मतलब उसने अपना काम कर दिया. फिर ये बायलैटरल क्या होता है, जिसे हम एग्जीक्यूटरी भी बोलते हैं. बायलैटरल मतलब दोनों का काम करना बाकी है, दोनों ने अपनी प्रॉमिस फुलफिल करना बाकी है. When both the parties have to still perform their obligation, इसको आप एग्जीक्यूटरी बोलो या बायलैटरल बोलो, it's the same. So they are also known as bilateral contract. तो सेक्शन 64, अच्छा ये तो अभी आएगा ही नहीं. तो ये सेक्शन 64 और 65 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सेक्शन 65 बात करता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, और सेक्शन 64 बात करता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम आ गया है, तो आप ये राइटिंग प्रैक्टिस करो, आंसर्स के साथ तैयार रहो, और अगले सेशन में हम इसके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे और मार्किंग स्कीम भी समझ लेंगे. सो आई विल सी यू देयर.